नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। मेरा नाम है प्रेमपाल सिंह। एक बार सब फिर स्वागत है आपका। जुड़ जाइए क्लास के साथ। 8 बज चुके हैं और हम स्टार्ट करने वाले हैं जीएस और जीके का प्रैक्टिस सेट। ठीक है, तो आई होप कल की क्लास आपने देखी होगी। और जो भी स्टूडेंट पहली बार इस क्लास को देख रहे हैं या जुड़ रहे हैं हमसे इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर, तो उनको मैं बता दूं कि प्लेलिस्ट बनी हुई है चैनल पर। आप चाहिए प्लेलिस्ट पर, पीछे की जो क्लासेस हो चुकी हैं उन्हें आप जो है फास्ट स्पीड में देख सकते हैं रिवीजन के लिए, क्योंकि हमने सभी पिछले सालों में पूछे गए प्रश्न पत्रों को ही शामिल किया है सभी प्रैक्टिस सेट में। तो उससे आपकी जो तैयारी है उसमें बहुत मदद मिलेगी, क्योंकि जो आप पढ़ रहे हो उससे कैसे कैसे प्रश्न बन रहे हैं ये आपको तब पता लगेगा जब आप उससे रिलेटेड क्वेश्चंस प्रैक्टिस करोगे। ठीक है, तो स्वागत करते हैं आप सभी का और शुरू करते हैं आज की क्लास का। क्लास आपके सामने है। पहला क्वेश्चन पढ़िए इसको। पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द मॉनेटरी पॉलिसी इन इंडिया? भारत में मॉनेटरी पॉलिसी का उद्देश्य क्या है? तो रिड्यूस फिस्कल डेफिसिट यानी कि राजकोषीय घाटे को कम करना, कंट्रोल इन्फ्लेशन यानी कि मुद्रास्फीति को नियंत्रित करना, या इंक्रीज टैक्स कलेक्शन कर को बढ़ाना, या बूस्ट एक्सपोर्ट यानी कि निर्यात को बढ़ाना। तो क्या उद्देश्य है मॉनेटरी पॉलिसी का? अब ये जो टर्म है मॉनेटरी पॉलिसी, होता क्या है ये? तो हिंदी में इसको कहते हैं मौद्रिक नीति। हिंदी में इसको कहा जाता है मौद्रिक नीति। अब इस पे सवाल कैसे आते हैं? तो देखो, सबसे पहले समझ लो मौद्रिक नीति को बनाता कौन है, कौन फॉर्मुलेट करता है मौद्रिक नीति को, कौन फॉर्मुलेट करता है? तो ध्यान रखना, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी, एमपीसी, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी होती है। मौद्रिक नीति समिति इसको कहा जाएगा, मौद्रिक नीति समिति। मौद्रिक नीति समिति होती है, यही बनाती है मॉनेटरी पॉलिसी। अब ये जो एमपीसी है मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी, ये आरबीआई के साथ ही काम करती है, आरबीआई के अधीन होती है। एमपीसी में 6 सदस्य होते हैं। एमपीसी में 6 सदस्य होते हैं। 3 सदस्य सरकार की तरफ से होते हैं और 3 सदस्य आरबीआई की तरफ से होते हैं, जिसमें गवर्नर और डिप्टी गवर्नर शामिल होते हैं आरबीआई के। ठीक, ये मॉनेटरी पॉलिसी बनाती है। मॉनेटरी पॉलिसी का उद्देश्य क्या होता है? तो मॉनेटरी पॉलिसी का उद्देश्य होता है सबसे बड़ा कि बाजार में, जो बाजार है, बाजार में मनी फ्लो को कंट्रोल करना। मनी फ्लो यानी कि मुद्रा प्रवाह, मुद्रा प्रवाह यानी कि लिक्विडिटी, मुद्रा प्रवाह को कंट्रोल करना। अब ऐसा क्यों करती है? तो देखो भाई, अगर बाजार में पैसा बहुत ज्यादा हो गया तो क्या होगा? इन्फ्लेशन बढ़ेगा, महंगाई बढ़ेगी। बाजार में पैसा बहुत कम हो गया तो क्या होगा? मंदी आ जाएगी। लोगों के पास पैसा नहीं रहेगा तो लोग खरीदारी नहीं कर पाएंगे। तो आरबीआई की ये जो मॉनेटरी पॉलिसी है, इसको ये ध्यान में रखना होता है आरबीआई को कि न तो एकदम मंदी की स्थिति आए देश में और ना ज्यादा महंगाई हो, है ना। एक मिड पॉइंट को लेकर आगे बढ़ना होता है कि जहां ना ज्यादा महंगाई हो, ना जो है रिसेशन हो यानी कि मंदी हो। तो ऐसे में क्या करना होता है? समय समय पर आरबीआई को ये एक्शंस लेने होते हैं और मार्केट को ऑब्जर्व भी करती रहती है आरबीआई कि किस समय कितना पैसा है बाजार में। अगर मान लीजिए महंगाई की स्थिति बन रही है तो ऐसी स्थिति में आरबीआई चाहेगी मॉनेटरी पॉलिसी के जरिए कि बाजार में अब जो पैसा जा रहा है उसे कम करना पड़ेगा, जिससे और पैसा बाजार में ना बढ़े। और पैसा अगर बढ़ गया तो फिर महंगाई कंट्रोल में नहीं आएगी, महंगाई और ज्यादा बढ़ जाएगी। समझ रहे हैं? तो मॉनेटरी पॉलिसी के जरिए मनी फ्लो को नियंत्रित किया जाता है। इसमें 2 काम किए जाते हैं कि कब पैसा देना है, कब पैसा जाना चाहिए, और दूसरा कब पैसा कम करना है बाजार में। ठीक है, क्लियर?
तो टू इंक्रीज द मनी फ्लो, टू डिक्रीज द मनी फ्लो इन द मार्केट, इट्स अ वर्क ऑफ आरबीआई और इवन मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी। ठीक, अब ये जो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी है एमपीसी, एमपीसी की जो बैठक है, मीटिंग है, एमपीसी की जो बैठक है वो हर 3 महीने में होती है, 3 महीने में एक बार। तो साल में कितना, 4 बार मीटिंग होती है। हर मीटिंग में ये ऑब्जर्व करते हैं कि मार्केट की सिचुएशन क्या है, उसी के बिहाफ पर ये एक्शन लेते हैं। और मॉनेटरी पॉलिसी में मॉनेटरी पॉलिसी टूल्स का इस्तेमाल किया जाता है, मॉनेटरी पॉलिसी टूल्स का इस्तेमाल किया जाता है, जिसमें बैंक रेट आता है, बैंक रेट, और दूसरा सीआरआर आता है, तीसरा एसएलआर आता है, चौथा रेपो रेट आता है, रेपो रेट, और पांचवा आरआरआर रिवर्स रेपो रेट, और छठवा एमएसएफ। ये क्वांटिटेटिव टूल्स हो गए। ठीक है, तो इनमें इनके इंटरेस्ट रेट में बदलाव करके, कम या ज्यादा करके इन चीजों को मैनेज किया जाता है। ठीक है, तो ये चीज याद रखनी है आपको। आरबीआई ही मॉनेटरी पॉलिसी बनाती है। मॉनेटरी पॉलिसी का मतलब उद्देश्य होता है इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना, और अगर सही से बोले तो मनी फ्लो को कंट्रोल करना। ठीक है, मनी फ्लो को कंट्रोल करना। ठीक है, तो बी आंसर इसका करेक्ट हो जाएगा। आई होप चीजें क्लियर है। आगे, व्हाट इज द बेस ईयर ऑफ जीडीपी कैलकुलेशन इन इंडिया एज ऑफ 2024? 2024 में अगर हम देखें तो आज के हिसाब से आज की जीडीपी की अगर कैलकुलेशन करें तो उसके लिए कौन से आधार वर्ष का इस्तेमाल किया जाता है? तो 2011-12, 2011-12 आधार वर्ष का हम इस्तेमाल करते हैं। कैसे? मान लीजिए हमें जैसे 2023-24 की जीडीपी की गणना करनी है, तो जीडीपी कितनी बढ़ी कितनी कम हुई इसकी तुलना हम 2011 और 12 जो आधार वर्ष है उससे करेंगे। ये आधार वर्ष चेंज होता है, अभी 2011-12 चल रहा है, आगे चला के इसे बढ़ा दिया जाएगा। ठीक है, तो ध्यान रखना है जीडीपी की कैलकुलेशन के लिए हम कौन से आधार वर्ष को इस्तेमाल करती है सरकार? 2011-12 को आधार वर्ष माना गया है। अब जीडीपी होती क्या है? तो जीडीपी इसको बोलते हैं ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, यानी कि सकल घरेलू उत्पाद, सकल घरेलू उत्पाद। ठीक है जी, समझ आ गया। ये जीडीपी में आता क्या है? तो ध्यान रखेंगे, यहां 3 पॉइंट आपको याद रखने हैं, जिनको बिल्कुल नहीं पता वो भी समझ जाएंगे। पहला, भारत की भौगोलिक सीमा के अंदर, भारत की ज्योग्राफिकल बाउंड्री के अंदर, भौगोलिक सीमा के अंदर, भारत की ज्योग्राफिकल बाउंड्री के अंदर यानी कि इंडिया इंडियन टेरिटरी में। दूसरा, इन वन फाइनेंशियल ईयर, एक वित्तीय वर्ष में, फाइनेंशियल ईयर एक वित्तीय वर्ष में जो टोटल प्रोडक्शन हुआ है ना, जो टोटल उत्पादन हुआ है, चाहे वो गुड्स का हो या सर्विसेज का हो, उनकी जो वैल्यू है, मूल्य, उसको ही जीडीपी कहा जाता है। यानी कि भारत की भौगोलिक सीमा के अंदर एक साल में जितनी वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन हुआ है, उनका जो वैल्यू है, मूल्य है, उस वही टोटल जो मूल्य है उसे ही जीडीपी कहते हैं। तो जीडीपी की कैलकुलेट करने के लिए, जीडीपी की गणना करने के लिए कई मेथड्स होते हैं, और जीडीपी कैलकुलेट करने के लिए कौन से आधार वर्ष को माना जाता है? 2011 वाले आधार वर्ष को। ठीक है, अब जीडीपी कैलकुलेट करने के तरीके हैं, जैसे कि इनकम मेथड, आय विधि, एक्सपेंडिचर मेथड, व्यय विधि, एक्सपेंडिचर मेथड, व्यय विधि, प्रोडक्शन मेथड, उत्पादन विधि, प्रोडक्शन मेथड, उत्पादन विधि। ये प्रचलित मेथड हैं जीडीपी कैलकुलेट करने के। जीडीपी से संबंधित आंकड़े इकट्ठा करने का कौन कौन करता है? एनएसओ करता है, नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस। ये किस मंत्रालय के अंडर में आता है? मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन, मॉस्पी। ठीक है भाई, तो ये याद रखेंगे आप। आगे,
टर्म बुल मार्केट रिफर्स टू, ये जो बुल मार्केट शब्द है इसका क्या मतलब है? बुल मार्केट, एक होता है बुल और दूसरा होता है बियर, ठीक है, बुल और बियर। बुल का मतलब समझते हैं, जो बैल होता है, और बियर का मतलब भालू होता है। तो बुल जो शब्द है, बुल शब्द हम इस्तेमाल करते हैं जब शेयर मार्केट में उछाल आ जाए, शेयर मार्केट ऊपर चली जाए, शेयर मार्केट ऊपर चली जाए, ऐसे शेयर मार्केट ऊपर जा रही है, ठीक है, तो उसको बोलते हैं बुल। तो जब स्टॉक के प्राइस बढ़ने लगे, राइजिंग स्टॉक प्राइसेस, जब स्टॉक के प्राइस बढ़ने लगे शेयर मार्केट में, तो उसको बोला जाता है बुल, ठीक है। और जब स्टॉक के प्राइस गिरने लगे मार्केट में, उसको बोला जाता है बियर, बियर यानी कि डाउन चले जाना। और बुल का मतलब क्या है? बुल का मतलब अप चले जाना है, क्या? शेयर। क्योंकि भाई शेयर मार्केट में क्या होता है? शेयर की खरीदारी, खरीदारी या बिक्री, खरीदारी होगी या बिक्री होगी, यही होगा, ठीक है। तो ये याद रखना है। बुल एंड बियर ये ऑपरेशंस हैं जो कब इस्तेमाल किए जाते हैं? जैसे अगर शेयर की प्राइस बढ़ती जा रही है, शेयर मार्केट ऊपर जाता जा रहा है, उछाल आ रहा है उसमें शेयर मार्केट में, तो उसे हम बुल कहेंगे। और जब डाउन में जा रहा है शेयर मार्केट, तो उसे बियर कहेंगे, ठीक है, याद रखेंगे आप। अब जो ये शेयर मार्केट है, ये पूंजी बाजार के अधीन ही है, कैपिटल मार्केट यानी कि पूंजी बाजार, ठीक है, क्या है ये? पूंजी बाजार। कैपिटल मार्केट को रेगुलेट करने का काम कौन करता है? कैपिटल मार्केट को रेगुलेट करने का काम करती है सेबी, सेबी यानी कि सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, हेडक्वार्टर मुंबई में है इसका। अब यहां पे एक टर्म आपने सुनी होगी एनएसई और दूसरी सुनी होगी बीएसई। तो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। एनएसई की जो इंडेक्स है उसे निफ्टी बोला जाता है, और बीएसई की जो इंडेक्स है उसे सेंसेक्स बोला जाता है, सेंसेक्स। तो जो लिस्टेड कंपनी है इंपोर्टेंट, वो इसमें लिस्टेड होती है, ठीक। एनएसई की इंडेक्स को निफ्टी बोला जाता है, एनएसई की जो टॉप कंपनीज हैं वो उन्हें निफ्टी में शामिल किया जाता है। और बीएसई की जो इंडेक्स है, लिस्ट है, उसे सेंसेक्स बोला जाता है। एनएसई बीएसई शेयर मार्केट में ही आती हैं, ठीक। और ये इनको सबको रेगुलेट करने का काम सेबी करती है, जिस प्रकार मनी मार्केट को रेगुलेट करने का काम से आरबीआई करती है, ठीक वैसे ही कैपिटल मार्केट को रेगुलेट करने का काम कौन करता है? सेबी करती है। याद रहेगा ये, बहुत बढ़िया। तो क्या हो गया इसका आंसर? राइजिंग स्टॉक प्राइस। तो टर्म बुल इस्तेमाल होती है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ नॉन टैक्स रेवेन्यू, यानी कि सरकार के पास जो राजस्व आता है, सरकार के पास जो राजस्व आता है, तो वो एक तो टैक्स की फॉर्म में आता है, और एक आता है टैक्स के अलावा दूसरे तरीकों से भी सरकार राजस्व प्राप्त करती है। तो एक तो टैक्स, अलग अलग प्रकार के टैक्स इंपोज करके सरकार जो है राजस्व हासिल करती है, पैसा। और दूसरा नॉन टैक्स यानी कि गैर कर, यानी कि टैक्स के अलावा और कौन से सोर्स हैं राजस्व के। तो वही पूछा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ नॉन टैक्स रेवेन्यू, यानी कि इन चारों में से वो बताओ आप जो टैक्स ना हो और सरकार का जो है क्या हो? रेवेन्यू आता हो। तो इनकम टैक्स तो टैक्स है, जीएसटी भी टैक्स है, एक्साइज ड्यूटी भी टैक्स है, डिविडेंड फ्रॉम पीएसयू, पीएसयू मतलब पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स। तो जो पीएसयू है, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स का मतलब है सरकारी कंपनी, सरकारी कंपनी। अब सरकारी कंपनी है तो मालिक कौन है? सरकार। सरकार को प्रॉफिट आता होगा हर कंपनी से, तो सरकार से ये इन सरकारी कंपनियों से जो प्रॉफिट आता है हर साल, प्रॉफिट,
उसी को कहा जाता है डिविडेंड्स। उसको क्या कहते हैं प्रॉफिट को? डिविडेंड्स, यानी कि लाभांश। लाभांश, लाभ का अंश, जो टोटल प्रॉफिट हुआ उसमें कुछ हिस्सा सरकार के पास आता है। तो ये कोई डिविडेंड के माध्यम से जो पैसा प्राप्त हो रहा है सरकार को, वो कोई टैक्स रेवेन्यू तो नहीं हुआ, क्योंकि टैक्स के माध्यम से तो आया नहीं है, वो तो प्रॉफिट है, तो वो नॉन टैक्स रेवेन्यू हो जाएगा, है ना। टैक्स रेवेन्यू वो जो टैक्स लगाकर पैसा कमाए सरकार, नॉन टैक्स रेवेन्यू वो जो बिना टैक्स के कमाए। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका डिविडेंड फ्रॉम पीएसयू। आगे, विच लैटिट्यूड डिवाइड्स द अर्थ इनटू टू इक्वल हेमिस्फीयर? वो कौन सा लैटिट्यूड है जो पूरी पृथ्वी को दो बराबर गोलार्ध में विभाजित करता है? तो ये है आपकी पृथ्वी, और ये है आपका 0 डिग्री लैटिट्यूड। 0 डिग्री लैटिट्यूड, इसे आप नाम देते हैं इक्वेटर। इसे नाम देते हैं क्या? इक्वेटर, यानी कि भूमध्य रेखा। तो ये जो 0 डिग्री लैटिट्यूड है वो पृथ्वी को दो बराबर गोलार्ध में बांट देता है। इसको बोलते हैं उत्तरी गोलार्ध, नदर्न हेमिस्फीयर, और इसको बोलते हैं दक्षिणी गोलार्ध, दक्षिणी गोलार्ध, सदर्न हेमिस्फीयर। ठीक है, तो नाम हो जाएगा क्या? इक्वेटर। सी आंसर इज द करेक्ट आंसर, इक्वेटर इज द करेक्ट आंसर। आगे बात करें, द लॉन्गिट्यूड ऑफ 82 डिग्री 30 मिनट्स ईस्ट इज इंपोर्टेंट इन इंडिया बिकॉज। 16वां प्रश्न है आपके सामने। देखो, ये जो 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट का है ना, जो लॉन्गिट्यूड है, ये क्या है? ये इंडिया का स्टैंडर्ड टाइम है, IST। यहां देखो आप, ये अर्थ, ये 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड, और तो यहां नॉर्थ, यहां साउथ, यहां वेस्ट, यहां ईस्ट। तो ये वाला जो लैटिट्यूड है 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट वाला, ये क्या है? इंडिया का स्टैंडर्ड टाइम है, भारतीय मानक समय। और ये कहां से गुजरता है? मिर्जापुर उत्तर प्रदेश से, मिर्जापुर उत्तर प्रदेश से। ठीक है, तो 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि यह भारतीय मानक समय का देशांतर है। इट इज द इंडियन स्टैंडर्ड टाइम लॉन्गिट्यूड। क्लियर? तो याद रखेंगे आप इस चीज को। आगे, विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज लाइज क्लोजेस्ट टू द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर? मकर रेखा के, सॉरी, कर्क रेखा के नजदीक कौन सा शहर है? तो कर्क रेखा के नजदीक है बेटा कोलकाता। ये कोलकाता, कोलकाता इज द करेक्ट आंसर। ठीक, कलकत्ता जो शहर है वो वो कर्क रेखा के सबसे नजदीक है। आगे, एट वॉट लैटिट्यूड डज द आर्कटिक सर्किल लाई? जो आर्कटिक सर्किल है वो कौन से लैटिट्यूड पर लाई करता है? तो 66 डिग्री 33 मिनट उत्तरी अक्षांश, 66 डिग्री 33 मिनट उत्तरी अक्षांश। यहां देखो, ये आपका ये रहा, ये वाला जो रीजन है ना, ये जो रीजन है, ये लैटिट्यूड कौन सा है? ये है आपका 66 डिग्री 34 नॉर्थ। ठीक है, क्लियर? तो ये आर्कटिक सर्किल हो गया। इसी के अपोजिट में यहां नीचे होता है अंटार्कटिक सर्किल, ये 66 डिग्री 34 मिनट साउथ में। ठीक है, बाकी बीच में ये इक्वेटर, ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ये ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। ठीक है, तो कौन सा हो जाएगा? ए सही हो जाएगा। इसे आर्कटिक सर्किल बोला जाता है। Which of the following is the angular distance of a point north or south of the equator? निम्नलिखित में से कौन भूमध्य रेखा के उत्तर या दक्षिण में किसी बिंदु की कोणीय दूरी को दर्शाता है? तो ये है भाई इक्वेटर, ये 0 डिग्री इक्वेटर। अगर हम यहां ट्रॉपिक ऑफ कैंसर तक जाएंगे तो ये देखो यहां लैटिट्यूड, ये एंगल बन रहा है ये। तो एंगल कौन दर्शाता है एंगल को? तो ये आपका है लैटिट्यूड। ठीक है, कौन है? लैटिट्यूड। तो बी आंसर हो जाएगा। क्लियर? तो बी आंसर इज द करेक्ट आंसर। तो लैटिट्यूड की एक डेफिनेशन ये भी होती है, इट इज एन एंगुलर डिस्टेंस फ्रॉम
द नॉर्थ और साउथ ऑफ द इक्वेटर, उसे क्या बोलते हैं, लैटिट्यूड बोलते हैं। ठीक। व्हाट इज द मिनिमम एज टू कॉन्टेस्ट इन अ पंचायत इलेक्शन इन इंडिया, पंचायत का चुनाव लड़ने की न्यूनतम उम्र क्या है, पंचायत का चुनाव लड़ने की न्यूनतम उम्र क्या है, तो 21 साल। कितनी है दोस्त, 21 साल। तो ध्यान रखेंगे, लोकसभा या विधानसभा, लोकसभा या विधानसभा का चुनाव लड़ने की उम्र 25 साल है कम से कम, और राज्यसभा या विधान परिषद, राज्यसभा या विधान परिषद इनका चुनाव लड़ने की उम्र 30 साल है। ठीक है। और लोकल गवर्नमेंट यानी कि पंचायत या नगर निगम शहर में, इनका चुनाव लड़ने की उम्र 21 साल है। 21 साल पे गांव के प्रधान बन सकते हैं, 21 साल पर गांव के प्रधान बन सकते हैं। ठीक है, याद रखेंगे। चलो अब यहां देखो, ये जो पंचायत में चुनाव लड़ने की उम्र है, पंचायत में चुनाव लड़ने की जो उम्र है ये 21 साल है। पंचायत का प्रावधान भारतीय संविधान में कब जोड़ा गया, तो भारतीय संविधान में 73वां संविधान संशोधन किया गया, उसके जरिए पंचायत का जो प्रोविजन है भारतीय संविधान में ऐड किया गया। बाकी लोकल गवर्नमेंट से संबंधित यानी कि पंचायती राज प्रणाली से संबंधित अगर बात करें तो बलवंत राय मेहता कमेटी गठित हुई थी इसके बारे में। तो बलवंत राय मेहता कमेटी ने त्रिस्तरीय सरकार की सलाह दी थी। उसके तुरंत बाद ही पंडित जवाहरलाल नेहरू ने राजस्थान के जिला नागौर में और वहां पे पंचायती राज प्रणाली की शुरुआत कर दी, और राजस्थान के बाद आंध्र प्रदेश ने भी इसको अपना लिया, लागू कर दिया। और लेकिन संविधान में कब जोड़ा गया, संविधान में 73वां संविधान संशोधन 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो हुआ 1991-92 में, तो उसके जरिए जो है ग्रामीण स्तर पर पंचायत जोड़ दी गई। और इसी के साथ एक और संशोधन हुआ 74th अमेंडमेंट 74वां संविधान संशोधन, उसके जरिए शहर में लोकल गवर्नमेंट, अर्बन लोकल बॉडीज, शहरी स्थानीय निकाय जोड़ दिए गए। ठीक है, तो ये याद रखना है आपको, याद रहेगा, क्लियर है। चलो ठीक है। अब देखो लोकल गवर्नमेंट से संबंधित समितियां पूछी जाती हैं आपसे, तो ये बिल्कुल ध्यान रखना है। बलवंत राय मेहता कमेटी, बलवंत राय मेहता समिति इससे संबंधित है। ठीक है, पहला क्लियर। दूसरा अशोक मेहता समिति भी इसी से संबंधित है, अशोक मेहता समिति। तीसरा एल.एम. सिंघवी समिति, सवाल ये पूछा गया था निम्नलिखित में से कौन सी समिति पंचायती राज से संबंधित है, एल.एम. सिंघवी समिति। फिर है आपका जी.वी.के. राव समिति, जी.वी.के. राव समिति। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। ठीक है, ये कुछ समितियां हैं जो लोकल गवर्नमेंट से संबंधित है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, हम फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। तैयारी करते रहिए, मेहनत करते रहिए। कोई भी डाउट्स है आप कमेंट बॉक्स में हमें शेयर कीजिए, हम उस चीज को क्लास में शामिल करेंगे। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।